पहला वाला मैकेनिक्स का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया भाई। एकदम क्या बढ़िया रिव्यूज आए ना वो वाले सेशन के यार, क्योंकि क्वालिटी तो आपने देखी ली, एकदम माशाल्लाह एकदम मजेदार सेशन था वो। अब ये जो वाला सेशन है, इन विच वी आर गोइंग टू हिट टू क्रूशियल टॉपिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। इतने जरूरी टॉपिक हैं, इतने जरूरी टॉपिक हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपसे कहा था 3 पार्ट में मैकेनिक्स खत्म कर दूंगा। पहला वाला पार्ट एकदम खत्म कर दिया, जिसमें मैंने पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करवाए थे एकदम जीरो से। मोशन क्या होता है से लेकर एनडीए 2024 तक के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, और साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। दैट वाज द कंप्लीट फुल फ्लेज comprehensive session that I gave you last time. In this session, finally we are back for the second session of mechanics, जिसमें हम लोग force and laws of motion और work power energy हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखो बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार अब जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसमें हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेट, फ्रिक्शन। इनको ऐसा लगता है कि बस इनर्शिया पढ़ लो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पढ़ लो, वेट पढ़ लो, फ्रिक्शन पढ़ लो। यार मैं ऐसा नहीं है, पता थ्योरी बहुत डीप में है एनडी की थ्योरी। अब वो जमाना गया कि बस आप इतना पढ़ लेते थे कि ठीक है भाई इनर्शिया ये होता है, चलो लॉज ऑफ मोशन 3 होते हैं। अभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द टॉप चाहिए। ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे यार, आप नहीं हो पाएगा, सही में नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अपन लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और एक बार मैं आपको स्लाइड्स बताने वाला हूं कि कंसेप्ट्स के साथ जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं और प्रीवियस क्वेश्चन डाले हैं उसका वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ठीक है, पहले तो आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की स्लाइड देखो, ठीक है, इनर्शिया, यहां पर हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये कितने सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां पर। ये एनडीए 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारी टॉपिक ये यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन आ गए एनडीए 1 2024। फिर यहां पर वेट वाला टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। फिर फ्रिक्शन है, अरे भाई मजेदार, ये 23। फिर ये इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे वर्क पावर एनर्जी के ऊपर। यहां पर आप उसकी स्लाइड देखो, यू विल बी, यार तुम लोग बोलोगे क्या भाई, ये अभी तुम्हारे टेलीग्राम के ऊपर डाला था ना आयरन मैन वाली स्लाइड्स, ये सारी वही है, सब कुछ नया तैयार कर रखा है। ये एनर्जी है ना, एनर्जी के बाद ये पूरे सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी यहां पर ये डले हुए हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद पूरा कंसेप्ट करके हम लोग इसी तरीके से सेशन खत्म करेंगे। तो ये रिव्यू क्यों दिया, ये देना जरूरी है भाई। कुछ फीवल हार्टेड पीपल इतना भी पेशेंस नहीं होता है कि सेशन छोड़कर भाग जाते हैं। ये मजबूरी हो जाती है कि यार तुमको बताना पड़ता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसने भी पहला वाला मैकेनिक्स का सेशन लगा लिया है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाला सेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर कपिल भैया, आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर द सेकंड सेशन ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज इनर्शिया। यहां पर 3 पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। पहली वाली पिक्चर यदि आप क्लियरली देखोगे तो पहली वाली पिक्चर में क्या है, यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, और कॉइन काय के ऊपर रखा है, एक पेपर के ऊपर रखा है, एक शीट के ऊपर रखा हुआ है, और वो जो शीट है एक ग्लास के ऊपर रखी हुई है। भाई जब तू ये शीट को हटाएगा ना, साइड में करेगा, तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। मगर नीचे गिरने से पहले कॉइन पूरी कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट पर बना रहूं। क्यों? क्योंकि वो पहले से रेस्ट में था, ठीक है। इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिमेन इन रेस्ट। क्यों? क्योंकि वो पहले से रेस्ट में है। इफ यू सी, यहां पर एक बंदा है, ये बढ़िया सा बस में बैठा हुआ है भाई, और बस इधर जा रही है। तो बस इधर जा रही है तो बस के साथ वो भी जा रहा है, क्योंकि ही इज एक्चुअली स्टैंडिंग इन अ बस, बस के अंदर खड़ा हुआ है। अब बस जैसे ही रुकेगी भाई, बॉडी भी रुकेगी, बिल्कुल बॉडी भी रुकेगी। क्यों? क्योंकि बस के रुकने से बॉडी भी रुकेगी, क्योंकि उसी के अंदर तो खड़ा। बट बॉडी विल ट्राई इट्स बेस्ट, बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि मैं मोशन में बने रहूं। तो ये पूरी कोशिश करके थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगी, क्योंकि वो पहले मोशन में था, तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिमेन इन द मोशन, कि मैं मोशन में बना रहा हूं। आखिरी का क्या है, आप देखो यहां पर ये ड्राइवर यहां बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, और गाड़ी हमारी यहां पर चल रही है। ये जो गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, आपको दिख रही है ना। अब इसने मतलब डिसाइड करा कि भाई अब मैं अपना डायरेक्शन चेंज करता हूं, अब मेरा डायरेक्शन होने वाला है ये, क्योंकि कुछ टर्न वगैरह आ गया होगा, बिकॉज ऑफ विच ही और शी हैज टू चेंज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज करा तो यू विल फाइंड कि यार ड्राइवर जो है ना और कार वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएंगे, जो इस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो रुकावट आ रही है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है कि आप उसी पोजीशन में बने रहो, इसको कहा जाता है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया खुद को रोकने की टेंडेंसी और कैपेसिटी, आ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट मोशन एट कांस्टेंट स्पीड और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है?
क्या होता है इनर्शिया, और ये मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। एक जो क्वांटिटेटिव मेजर है इनर्शिया का, वही तो मास है, कि भाई किसी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। फील कर पा रहे हो आप? तीन प्रकार का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा कौन सा इनर्शिया है? देखो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन देखो आप, यू जस्ट फोकस ऑन इनिशियल कंडीशन। आपने इनिशियल कंडीशन के ऊपर फोकस करा। फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। इनिशियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है ना, तो यहां पर लगेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि बाद में फिर वो मोशन में आएगा, वो पूरी कोशिश करेगा रेस्ट में बने रहने की, तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में बने रहने की टेंडेंसी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? जैसे कोई बस चल रही है ना, अब बस एकदम से रुकी तो बॉडी भी थोड़ा आगे डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? मोशन में बने रहने की टेंडेंसी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। आखिरी में आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बने रहने की टेंडेंसी। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जो बुकिश डेफिनेशन है, यदि मैं ये आपको पहले बता देता बाकी एजुकेटर्स की तरह, तो आपका भरोसा उड़ जाता फिजिक्स के ऊपर से, आपका मन उछट जाता और कई लोग सेशन छोड़कर ही चले जाते। फिर भी देख लो, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, कोई भी एक बॉडी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट, मतलब कोई भी एक स्टेट में बने रहना, या तो मोशन में बने रहना, या रेस्ट में बने रहना, या कोई भी डायरेक्शन में बने रहना, जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ हो, है ना, कोई फोर्स लगा हो, है ना, कोई अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगा हो, तब भी वो पूरी कोशिश कर रहा है उसमें बने रहने का। आखिरी बार एग्जांपल दूंगा इनर्शिया का, एकदम अच्छे से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है भाई, क्या हुआ कि आप मतलब क्या कर रहे हो, लाइक आप खूब मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप एकदम दबाकर हार्ड वर्क कर रहे हो भाई, हार्ड वर्क ऑन टॉप, ठीक है, यू आर डूइंग हार्ड वर्क ऑन टॉप। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपकी आदत हो चुकी है मेहनत करने की, ठीक है, भले ही चाहे तुम्हारा प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अब बीच में यदि कोई तुम्हारी मतलब डिस्ट्रैक्शन कुछ भी आता है, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई शो वगैरह देखने लगे, तो शो कितनी भी कोशिश कर ले आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, यू विल कीप वर्किंग हार्डर हार्डर हार्डर। समझ में आया? दूसरी चीज, यदि आप एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो, आप पहले भी नहीं पढ़े अभी भी नहीं पढ़े, तो यदि आप कोशिश भी करोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिमेन यू इन द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो बॉडी वो पूरी कोशिश करेगी जो है उसमें बने रहने की। समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया होगा। बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज। अब यहां पर आपको एप्पल से कुछ समझ में आया भाई? एप्पल अपन बेच नहीं रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये एप्पल से समझ ही गए होगे आप क्या, ठीक है, चिट वाले एप्पल हैं ये चिट वाले एप्पल, चिट लगी नहीं है ऐसे, अपन लगा दे क्या, ठीक है, ये लो, ये लगा दी, ठीक है, चिट वाले एप्पल हैं, ये महंगे वाले एप्पल हैं भाई, ठीक है, मतलब मैं, मेरे जैसे गरीब लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस इनको स्लाइड में डाल सकता हूं मैं। अमीर तो आप हो यार, आपके पास कितने अटेम्प्ट है, अभी आप एनडीए जाने का चांस है यार, हमारा तो ओवर हो गया, तुम ही लोग सपना पूरा करोगे हमारा, और क्या है ना। देखो चिट वाले एप्पल खा लिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई, न्यूटन सर के लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सर के ऊपर एप्पल गिरा और पूरा भाई मतलब देख रहे हो, ऐसा मतलब होना चाहिए कि किसी बंदे ने छेड़ भर दिया, बस छेड़ भर दिया, उसके बाद देखो आप, उसके बाद तो तहलका मचा देंगे, पूरा खतरनाक माहौल कर देंगे, पूरा फिजिक्स ही हमारे नाम से जाने लगेगा, हमारे बगैर फिजिक्स ही नहीं है। तो न्यूटन सर के कुछ लॉज ऑफ मोशन है, उनके बारे में बात करेंगे। 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। भाई ये बंदा सो रहा है, सोता रहेगा जब तक इसकी मम्मी इसके ऊपर आकर पानी ना डालेंगी, है ना। ऐसे मतलब होता तो नहीं है बेसिकली, पानी वगैरह इतना ज्यादा एक्सट्रीम पर तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सट्रीम अलग है, यहाँ पर पानी की जगह हो सकता हो लठ वगैरह हो, डंडा हो, ठीक है, हो सकता हो कुछ और हो, तो ये चलता रहता होगा। बाकी अभी ये टाइम नहीं है सोने वगैरह का, अभी मेहनत करने का टाइम है, ठीक है, अपने टाइम से उठो, डिसिप्लिन रहो, अपना रूटीन बनाओ। तो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यार एक ऑब्जेक्ट ना, इट विल रिमेन एट रेस्ट और एट मोशन, है ना, वो जैसा है वैसे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स ना लगे। ये बॉल तब तक नहीं हिलेगी तब तक मेसी भैया इसमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इसमें लात ना मारते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आप ये मत सोचो कि रोनाल्डो और नेमार नहीं मार सकते, दे कैन ऑल्सो हिट इट, है ना। मगर फिर भी यहां पर क्योंकि अपन मेसी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गोट, तो यहां पर ये जब तक उसको किक नहीं करेंगे ना, वो तब तक हिलने वाली नहीं है। क्यों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन, अब आप बोलोगे हवा चल गई, तो यार हवा चली तो फिर वो फोर्स है,
हवा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगा ना, अब चाहे मेसी मारे या हवा मारे, बात अलग। ठीक है, समझे? दिस कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मगर क्या इतना ही पढ़ना है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में? नहीं, एक जरूरी बात बता रहा हूं आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि रुकना है, इसलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं ना, लिसन टू मी केयरफुली। स्लाइड्स एकदम आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, मेरे को पता है, बस जो बता रहा हूं वो मेरी बात ध्यान से सुनना यार। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना हम लोग काय के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं? चेंज इन मोमेंटम के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करने लगते हैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में। चेंज इन मोमेंटम, तो पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में जब अपन बात करेंगे तो पहले हमको यह पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखो बेसिकली मोमेंटम, मैंने लास्ट वाली क्लास में भी आपको बताया था, मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मास का मतलब m और ये V। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg पर मीटर पर सेकेंड नहीं है, kg मीटर पर सेकेंड। तो अब चेंज इन मोमेंटम की यदि अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम? P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 हमने कर लिया। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम बढ़ गया तो अपन कर दे रहे mv माइनस mu, ये कर दिया। अब बोल दिया अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें अपन ने क्या लगा दिया? रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो टाइम से। कभी भी रेट आता है तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये पता क्या है? ये फोर्स है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ऑन इट। मतलब जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है ना, वो भाई फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ज्यादा फोर्स लगाएगा मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, है ना? तो अब फोर्स कैसे आया? फोर्स इसके डायरेक्टली, अब तुम एक बात बताओ, ये m है, इसको कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा? m v माइनस यू अपॉन टी। अब तुमने एक चीज पढ़ी है v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन होता है, तो ये क्या कर दो? एक्सेलरेशन कर दो। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, तो आप इसको f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो ना। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर कांस्टेंट लगेगा KMA। बाकी कांस्टेंट नहीं भी लगाओगे तो यहां पर एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू MA, समझे? ये फाइनली सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वही अपना P वाला, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई। सर अनबैलेंस क्या है? बैलेंस क्यों नहीं है? देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास क्या है? आपके पास एक बढ़िया घर पे कुशन है, ठीक है? अब एक कुशन है, अब आप और आपका भाई उसके ऊपर लड़ पड़े, ठीक है? आपका भाई इधर से फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, है ना? और आप इधर से लगा रहे हो 20 न्यूटन का। क्या ये कुशन मूव करेगा क्या? इट इज नॉट गोइंग टू बी मूव्ड एट ऑल। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम बोथ द साइड देयर इज द बैलेंस फोर्स। आपने टग ऑफ वॉर खेला है, सेम तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तो वो रोप बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। गलती से आपने यहां पर आपने कहा छोटे भाई के ऊपर रहम कर दो, और आपने एकदम से छोड़ दिया, ऐसा रहम करा कि वो उधर दीवार में ठुका गया, है ना? आपने लगा दिया 0 न्यूटन का, तो भाई ज्यादा यहां पर है ना, तो अब फोर्स लग जाएगा यहां पर। तो फोर्स के लिए कभी भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है मोशन के लिए। समझ में आ रहा है? लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में इसकी रिक्वायरमेंट है। भाई कितने पेशेंस के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो? मतलब इतनी ज्यादा स्लाइड्स हैं तब भी मैं कितना पेशेंस मेंटेन करके समझा रहा हूं। भाई बने रहना सेशन में आखिरी तक, और कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना सेशन को। एक्सेलरेशन, अब एक चीज पता क्या पता चलती है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाई, ये तो पता है। F is directly proportional to the acceleration and inversely proportional to the mass, है ना? is directly proportional and inversely proportional to the mass of the object, net force। देखो F is equal to ma, ठीक है? अब ये जो m है ये इधर से हटके यहां आएगा, ठीक है? तो एक्सेलरेशन और a, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल, आप मास बढ़ा दो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मास कम कर दो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। बस यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये पूरा का पूरा जो ऊपर बताया था वो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v? यार मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था? मोमेंटम हमने पढ़ा था मास इंटू वेलोसिटी, यही पढ़ा था। तो P इज इक्वल टू mv, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब सुनो, अब बढ़िया सवाल आ रहे हैं भाई, है ना, बढ़िया सवाल आ रहे हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है, पानी पीने दो, एक मिनट। बस ठीक है, अब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 गो। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है। फिजिक्स का एक फंडा बता रहा हूं, जो जो चीज आपको गिवन है लिखते जाओ, ठीक है भाई। तेरे को जैसे ही पता चला कि तेरे को मास गिवन है तो यहां पर लिख दे, मास तेरे को कितना गिवन है, 200 ग्राम, है ना। और एक और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, एसआई यूनिट में लिखने का ट्राई करा करो। 200 ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा केजी में। आदत बना लो, ठीक है सर, इतना क्वेश्चन डिकोड हो गया। इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक, सो इट रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ बाय वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर, मतलब इज स्ट्रक बाय, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और फिर वो वापस आया है। तो आप एक बात बताओ, दो वेलोसिटी दी है, जब जा रहा था वो होगी इनिशियल, अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक दी है इनिशियल u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एज टू रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब रिटर्न आ रहा है। तो अब आपने फाइनल वेलोसिटी क्या कर देनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, मगर क्योंकि रिटर्न सेम पाथ पर आ रहा है तो यहां पर लगा देना माइनस। ये इंपॉर्टेंट था, दिस इज वॉज एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग, ये बताना चाह रहा था मैं। यहां पर लगेगा माइनस, ये पूरा माइनस। और अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, ट्रेंडिंग में यही वाले सवाल है भाई, है ना, याद रखना। ट्रेंडिंग सवाल यही है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने मतलब फोर्स फाइंड करने को बोल देगा, मास आपको गिवन होगा और पूरा फाइंड करना होगा आपको। सेम यही सवाल आ रहा है, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना और अच्छे से पढ़ना। अब बोल रहा है चेंज इन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, ठीक है। करें, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो पहले अपन निकाल लें फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, अरे इतनी मगजमारी क्यों ही करना है यार। चेंज इन मोमेंटम का मतलब मैं बताऊं आपको क्या होता है, P2 माइनस P1, ये चेंज इन मोमेंटम है। और क्या मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो mv माइनस mu करना है आपको, है ना। m कॉमन ले लो, v माइनस u करना है आपको। m कितना है भाई तेरा, 200 है, ठीक है। v कितना है तेरा, -5 है। u कितना है तेरा, -10 है। यही करना है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन ये 1000 भी करना है, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -15, ये कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूं, कई टीचर लोग पता क्या बोलते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसमें हम साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें 3 लगा देंगे। मगर एक बात मैं आपको बताऊं ना, एनडीए एग्जाम में ये चीजें नहीं चल रही है भाई। आप रिकॉइल वेलोसिटी का सवाल उठाकर देख लेना, यूपीएससी की साइट पर जाकर आंसर शीट चेक कर लेना, माइनस वाले ही आंसर दिया हुआ है वहां पर। अभी जो अपन सवाल करेंगे ना मैं आपको बताऊंगा। अब क्या पता क्यों लगा देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। अब यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सवाल है, एक नया कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा, घबराना मत, ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा। सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट मतलब यार ऐसा बेल्ट एक जा रहा है, ठीक है, ऐसा मूव हो रहा है वो बार बार ऐसा करके, और उसके ऊपर क्या हो रही है, रेत गिर रही है, ठीक है। ये सैंड गिर रही है उसके ऊपर, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड, मतलब एक रेट के साथ, ठीक है। क्या रेट है भाई, वो 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने किलोग्राम गिर रही है, मतलब इतनी गिरी, फिर वो कन्वेयर बेल्ट ऐसे करके आगे बढ़ा, ऐसे करके आगे बढ़ा, फिर गिरी, फिर आगे बढ़ा। अब वो जो बेल्ट है आगे तो बढ़ रहा है, किस वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ कि फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन दी बेल्ट, मतलब बेल्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। अब मेरी बात सुनो, अभी अपन ने एकदम बढ़िया कंसेप्ट है ये, ठीक है। अभी अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी, इसको 1 मिनट रुकना।
अभी अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी, एक चीज बढ़िया सी चीज क्या पढ़ी कि जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो एक हल्का सा अलग तरीका बताऊंगा ये सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, तुम बोलोगे कपिल भैया मजा आ गया, ठीक है। बाकी 2-3 तरीके हैं इसको करने के, मैं जो बता रहा हूं वो करना, ठीक है। फोर्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। फोर्स किसके बराबर है, काहे के मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम मतलब p। अब इसमें चेंज आना तो आप इसका डेरिवेशन कर दो, d अपॉन dt कर दो। ये कर दिया, d अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, इतना करा। अब आपने क्या लिखा, इसको d अपॉन dt तो वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, d अपॉन dt थोड़ा बहुत भी डेरिवेशन आता है ना, बाकी इतना तो आता। p को हम लोग क्या बोलेंगे, mv बोलेंगे, ठीक है, mv बोलेंगे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, v तो जो हमारा है ये v है, ये हमारा कांस्टेंट है। और जिसने भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मैं डेरिवेशन बोला, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ये v यहां पर आ जाएगा आगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब ये v यहां पर आ गया है ना, ये v आ गया, ये कितना हो जाएगा, dy dt का m का, ये आ गया। ये किसके बराबर आ गया, फोर्स का। अब आप एक बात बताओ, ठीक है भाई, ये क्या गिवन है तेरे को, ये वेलोसिटी गिवन है, और ये तेरे को क्या गिवन है, मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये तेरे को dm अपॉन dt गिवन है। दोनों चीज तेरे को गिवन है, कुछ मत कर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। ये अप्रोच होती है, जिसको नहीं आती घबराना मत, अरे भैया कैसे करेंगे, आपको कैसे पता, अरे भाई अब सीख गया ना। करंट मूवमेंट इज द बेस्ट मूवमेंट टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तूने जैसे ये लाइन पढ़ी, सबसे पहले भाई स्टोन दिखा 1 kg का, तो तूने m इज इक्वल टू 1 kg लिख दिया। तूने उसको फेंका, अब फेंका तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका तूने 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। अब रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। समझो किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं, एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, धीरे धीरे करके। आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब ही नहीं है सवाल से, हमारे को डिस्टेंस दिख गया तो तुमने उठाकर s बराबर यहां पर 50 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, है ना। यही सवाल ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल यूपीएससी में, है ना। ये ट्रेंड में है भाई, बहुत तेज ट्रेंड में है। आपको फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास हमको गिवन है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हमारे पास v है, u है, हमारे पास t नहीं है। अब t कैसे निकालेंगे, हमारे पास s गिवन है, तो s से कहीं ना कहीं अपन, याद आ रहा है आपको, कुछ यूज कर लें। क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अरे तो भाई सुनो, तो टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है, टाइम निकालो ही मत, आप सीधे एक्सेलरेशन फाइंड करो और यहां पर पुट करो ना, यहां पर पुट करो। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय s का यहां पर कितना जाएगा, 50 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 400, है ना। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 5 2 जा 10a, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इसको आप यहां डाल दो। F इज इक्वल टू मास कितना गिवन है आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो कितना जाएगा, -4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। कई लोग यहां पर क्या करेंगे, दोबारा ये क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। क्यों, अब आप लोग क्या बोलोगे, मैं हर चीज सिखा रहा हूं आपको। आप लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन में, ऑप्शन में तो -4 है ही नहीं। कभी भी फ्रिक्शन का केस आए, ठीक है, फ्रिक्शन का केस आए ना, तो कंफ्यूज कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होना, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होना। यदि आपको दोनों ऑप्शन में गिवन है तो माइनस वाला लगा दो, यदि आपको माइनस वाला गिवन है सिर्फ, तो माइनस वाले ही लगाओ, यदि आपको प्लस वाला गिवन है तो उठाकर प्लस वाला लगा दो, ठीक है। ये अप्रोच है सवाल को सॉल्व करने की। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 8000 kg का इंजन है, 5 डब्बों को खींच रहा है, ठीक है भाई। ये है इंजन, ठीक है, ये इंजन है और ये 5 डब्बों को खींच रहा है, 1
2 3 4 5, 5 डब्बों को खींच रहा है और ये 8,000 केजी का है भाई, है ना, 8,000 केजी का है ये, और 5 वैगन को खींच रहा है। एक वैगन कितने का है? ये जो एक सिंगल वैगन है ये 2,000 केजी का है, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इंजन कितना फोर्स लगा रहा है भाई? इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का। भाई इंजन ही फोर्स लगाएगा, है ना, तो ये जो इंजन है ये फोर्स कितने का लगा रहा है? 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का, ठीक है सर। एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स। अब सही बात है भाई, यहां पर पटरी है, नीचे ये पटरी है, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, है ना। अब ये जो फ्रिक्शन लगा रही है ये कितने का लगा रही है? 5,000 न्यूटन का, क्योंकि किसी के अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगेगा ना। तो अब पहली चीज पूछ रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। समझदार को इशारा काफी है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब देखो, इंजन ने सोचा कि भाई मैं लगा देता हूं फोर्स, ठीक है, इंजन ने सोचा मैं लगा देता हूं फोर्स कितने का? 40,000 न्यूटन का। कितने का? 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं। मगर क्या हुआ, यहां पर ट्रैक ने 5,000 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो नेट हमारा निकल कर आएगा 35,000 न्यूटन। ये हमारा ए है, ठीक है। अब देख लो 35,000 न्यूटन ये इसमें है ना। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होगा ट्रेन का, है ना। अब कभी भी याद रखना, सिर्फ तुमसे सेकंड वाला बोले ना तो फोर्स नेट वाला डालना, फ्रिक्शन माइनस कर देना, कितना हो जाएगा भैया। यदि फ्रिक्शन सवाल में गिवन ही नहीं है फिर मत करना, है ना, फिर अलग से फ्रिक्शन थोड़ा ना फाइंड करने जाओगे। समझ में आ रहा है? अब सवाल में गिवन है तो आपको माइनस करने के लिए गिवन है। समझ में आया? हर एक छोटी चीज बताऊंगा, चिंता मत करो तुम। एकदम ऐसे बता रहा हूं जैसे स्पून फीडिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक भी रीजन छोड़ना ही नहीं चाहता हूं कि तुम ना पढ़ो। सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, फिर आप जाओ सीधे एडवांस लेवल, वो पढ़ो, फिर क्या ही तुम्हारा होगा। अब यहां पर ए है, तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मास कितना लोगे तुम? ट्रेन का मास लोगे ना, तो इंजन का मास कितना है? इंजन का मास 8,000 है ना, ये है 8,000, और इसका कितना है? 10,000, है ना। 2,000 एक डब्बे का, तो इसका 10,000 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 10,000। ये कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 18,000 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 1.94, ठीक है, 1.94। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, समझ में आया ना भाई? इसमें डाउट क्या है? सुनो, एक कंक्लूजन दे रहा हूं तुम्हारे को एज अ बड़ा भाई, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, शांति से सुनो भाई। देखो, आपसे नेट फोर्स बोलेगा, है ना, कभी भी कोई चीज नेट बोली, है ना। नेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल भाई तूने टिफिन में तीन रोटी लेकर आया, ठीक है। तेरे दोस्त ने उठाकर उसमें से 2 रोटियां खा ली, तूने नेट कितनी खाई? तूने 1 रोटी खाई। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट एक्सेलरेशन ऐसा निकालोगे कि टोटल फोर्स इंजन पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब आपने पूरी कोशिश करी 8 घंटे पढ़ने की, ठीक है, 8 घंटे पढ़ने की पूरी कोशिश करी, मगर 1 घंटा फ्रिक्शन लग गया, क्या? घर के काम आ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपने 7 घंटा पढ़ाई करी। तो ये वही चीज है। अब आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पर पता, मैं सीधे बता देता हूं मुंह पे कि आपको दिक्कत क्या होगी। आपको दिक्कत यह होगी कि यहां हम कौन सा वाला फोर्स लें। फोर्स कौन सा लें? फोर्स लेना है, यदि फ्रिक्शन गिवन होगा तो नेट वाला ले लेना माइनस करके। यदि फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है तो तू कैसे निकालेगा फ्रिक्शन? फिर तो जो गिवन है वही ले लेना। यहां पर फ्रिक्शन है इसलिए मेरे को माइनस करना। अब दूसरी दिक्कत यह आएगी कि भैया मास कौन सा ले भाई? निकालना एक्सेलरेशन का निकालना है, ट्रेन का, तो ट्रेन का मास लेगा ना। अब ट्रेन में क्या सिर्फ इंजन है? क्या इंजन भी है और वैगन भी है, डब्बे भी हैं और इंजन भी हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं प्रभु, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बुलेट, ठीक है, बंदूकें चलेंगी अब तो मजा आएगा। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है। बुलेट का मास दिया है हमारे को 10 ग्राम, मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो 10/1000 लिख लूँ। कपिल भैया ने बोला था पहले ऐसा यूनिट में लिख दो। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। कपिल भैया ने बोला था पहली वाली वेलोसिटी यदि कभी भी मिले ना तो उसको u लिख देना और उसको ऐसा यूनिट में लिखना। तो यहाँ पर 150 मीटर पर सेकेंड लिख दिया हमने, बढ़िया। फिर आगे पढ़ो सवाल। टेक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। अब जैसे ही रेस्ट आए तो भैया ने बोला था इसको 0 मीटर पर सेकेंड कर देना फाइनल को, और टाइम दिया है 0. ये तो टाइम कर दो यहाँ पर 0.03 सेकेंड, है ना। और सेम एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है आपको। अब पूछ रहा था कैलकुलेट द डिस्टेंस
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। समझदार व्यक्ति, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, चलो देखते हैं कैसे क्या फाइंड करोगे। पहले पता फोर्स कैसे, आप एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आपको फोर्स फाइंड करना हुआ, उसके लिए आपको मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। मास आपको गिवन है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। यदि बाद कुछ भी कर लो जैसा आपको करना हो, एक्सेलरेशन निकालें क्या, पहले एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई करें क्या, है ना। कुछ भी डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कर लेंगे। चलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही नहीं भाई, अब क्या करेंगे, एस तो है ही नहीं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन नहीं है, अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन यहां भी नहीं है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, क्या करें। सबसे पहले लगाओ, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे पहले वो लगाओ। पहले कुछ चीजें हमारे पास बेस भी तो होना चाहिए, आप लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v आपको 0 दिया है, ये आपको 150 दिया है ना, प्लस a, ठीक है, और टाइम आपको दिया है 0.03 सेकेंड है, तो बस सीधे लिख दो। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, कैसे आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 150, है ना, डिवाइडेड बाय 0.03, ये हटेगा तो 2 0 आ जाएंगे, 2 0 आ गए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 5 15, और ये आ जाएगा 5000, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया 5000, तो यहां पर सीधा लिख दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज ये आ गई, ठीक है, एक चीज ये आ गई। अब क्या करें सर, अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना ना, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर दें। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 150 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस 5000, और यहां पर कितना हो जाएगा, एस हमको फाइंड करना है। 15 का देखो, अब 15 है, 15 15 25 2 75, 7 4 11 और एक 12 225 माइनस 22500, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5000 मल्टीप्लाई बाय एस, 1 2 1 2, है ना, कट गए ये दोनों। अब आप क्या करो, 5 10 50, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कटता, चूंकि 20 25 2 बार, है ना, और ये 9 बार, ठीक है। अब s कितना जाएगा, s आपका जाएगा यहां पर 9/4, 9/4 आ गया, 9/4। अब रुको, दूसरे पन्ने में करें, 9/4 कितना हो जाएगा, 10। अच्छे से करके बताता हूं आपको, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। 4 2 8 1 0, 4 2 8, 2.25 मीटर, ठीक है, 2.25 मीटर आ गया। अब 2.25 मीटर आ गया, उसके बाद निकाल दो फोर्स, m मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज इक्वल टू, मास कितना है, 10/1000, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, माइनस 5000, तो f कितना आ गया, माइनस 85। भाई एक बात बताऊं, ये सवाल ना यदि थोड़ा और दिमाग से करते ना, मैं पहले भी आपसे इशारा कर रहा था ना, यदि पहले s निकालते ही नहीं है ना, s यदि निकालते ही नहीं,
देखो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। यदि मेरे भाई सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट करते तो f -50 आ जाता, और -50 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतने देर से धीरे 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 सॉल्व क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा? मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा था कि भाई दिमाग थोड़ा खुला चलाओ, ठीक है? मतलब कि दिमाग खोलकर सवाल सॉल्व करो कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं। -50 तो एक ही ऑप्शन है, सीधे कर दिए, इतनी पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, ठीक है? कोई बात नहीं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 ग्राम, भाई एक डंबल है, इसका मास 10 kg है, सॉलिड बॉडी, ठीक है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रहा है। अब कोई भी चीज गिर रही है तो ड्रॉप हो रही है, तो u = 0 मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको बताया था, है ना? कोई भी चीज गिर रही है छोड़ी, और हाइट जितनी भी होगी उसको डिस्टेंस, मतलब 80 सेंटीमीटर, कपिल भैया ने बोला था ऐसा यूनिट में लेना है तो 80/100 मीटर कर दो। अब कोई भी चीज नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है भाई, m × v, p = m × v फाइंड करना है। तो पहले तो v फाइंड करो, v फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? v² - u² = 2as, v², ये 0 काट दो, 2 × 10 × 80/100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो v कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आपको मास गिवन है 10, v है 4, 40 आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 40 आपका आंसर आ जाएगा। भाई भर भर के सवाल करा रहा हूं, कंटेंट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। ये सड़ा सा सवाल, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ओके, ड्यूरेशन 2 सेकेंड, है ना, इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 3 से 7, तो यू गिवन है तेरे को 3 मीटर पर सेकेंड, वी गिवन है तेरे को 7 मीटर पर सेकेंड, तेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, तो फोर्स = m × a है। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा, m आपको गिवन रहता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, लगा दो v - u/t, ठीक है? तो कैसे करोगे, 5 × 7 - 3/2, ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? 10 न्यूटन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h, ठीक है? तो आपको u गिवन है, u कितना गिवन है, 108 km/h, तो 1 किलोमीटर में 1000 और इसमें 3600। मैं चाहूं तो इसको सीधे 5/18 भी लिख सकता हूं से, ठीक है? मगर आपके लिए मैं लिख देता हूं, ठीक है? 2 9 = 18, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 9 6 = 54, 30 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया, u, ठीक है? इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब टाइम ले रही है 4 सेकेंड और स्टॉप हो रही है, मतलब v = 0 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज हमको मिल गई, 1 2 3, ठीक है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक, ठीक है? फोर्स कितना लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? और मास आपको गिवन है, फोर्स = 1000 × v - u/t, 1000 × 0 - 30/4, ठीक है? ये कर लिया, 2 2 = 4, 15, 2 1 = 2, 500, 00 माइनस में, दिस इज द आंसर, ठीक है? दिस इज द आंसर। सारी चीजें क्लियर है? NDA 2000 इतने सवाल करने के बाद यहां पर आए हैं, पता क्यों? बताऊं क्यों? चाहता तो बाकियों की तरह मैं सीधे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता भाई, मगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता यार। सही में मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं कभी भी पढ़ाने से मक्कारी नहीं करता हूं भाई। मैं यदि गलती से यदि मेरे साथ ऐसा हो गया ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिसे बैच में पढ़ा रहा हूँ और कोई चीज़ ऐसी मतलब कि मेरे को लग रही है मैंने अच्छे से थोड़ी बहुत और अच्छे से बता सकता था, मेरे को भाई नींद नहीं आती है, सही में ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं पूरा दोबारा समझाता हूँ,
तो अभी तो बढ़िया नींद आ रही है। मैकेनिक सेशन 1 आपने देखा ही होगा, ठीक है। कारवेज, वो क्या बोलते हैं भाई, एक लाइन है ना, हमने सुना है प्यार में नींद नहीं आती है, कोई हमसे भी प्यार कर ले हमें नींद बहुत आती है। मजाक कर रहा हूं भाई। तुम्हारा मनोरंजन करवाने के लिए बोलना पड़ता है भाई ये सब, नहीं तो तुम भाग जाओ सेशन छोड़े। नहीं भाई, प्यार वगैरह नहीं, ठीक है। मेरी ये कलम अपने जज्बातों को कुछ इस कदर बयां करती है, मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, ठीक है। नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अ कार वेट, ठीक है, 1000 kg। भाई कार का वजन 1000 किलोग्राम, ओके। m इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो u आपको कितना गिवन है? 72। भाई मैंने क्या बोला था, इधर kg ऐसा यूनिट गिवन है, तो तू क्यों इंतजार कर रहा है खटाक से 5/18 करना। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 9 चुके 36, 5 चुके 20। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। अब ये हो गया u। द ड्राइवर सडनली प्रेस द ब्रेक, भाई ब्रेक लगा दिया भाई ने, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब तक तो मतलब शेर हो गया आप, सवाल अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा आपने। द कार स्टॉप इन 0.2 सेकेंड, ठीक है। 0.2 सेकेंड मतलब टाइम इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड दे रखा है। अब रिटार्डिंग फोर्स बताओ, फोर्स कितना लगा। अब रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव ही आएगा, मगर आप उसमें मत पढ़ना। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई तेरे को मास दिया है 1000, तो ए फाइंड कर ले। ए फाइंड करेगा v माइनस यू अपॉन टी लगाकर। v कितना है 0, माइनस यू कितना है 20, टाइम कितना है 0.2। ये कैसे आएगा, -20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2, 2 10 -100 हो जाएगा, ठीक है। -100 हो गया। जब फोर्स निकालोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई -100 से कर देना, तो कितना 10,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आप बोलोगे माइनस, अरे भाई कोई भी ऑप्शन में माइनस नहीं है, बोला था ना। कभी भी रिटार्डिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आए तो माइनस की चिंता करनी मत मेरी जान, ठीक है। तब माइनस सोचना ही नहीं, सीधे लगा दो। मजा आ रहा होगा यार तुमको। एनडीए 2024 एक और करें। ऊपर इतने प्रैक्टिस सवाल करा दिए भाई, ये पिछले बैच में मैंने पूरे सवाल करवाए थे बच्चों को, पता पहले ही, और बोला भी था मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, आएगा, और आए। A block of mass 2 kg slides on a rough horizontal plane surface। एक मास है, ठीक है, कितना 2 kg। इसका पता शायद आंसर नहीं आता है, क्योंकि इसमें 20 kg करना पड़ता है जहाँ तक है। फिर भी अपन करके देखे 20 kg करो तो सही में आंसर नहीं आता है, ये गलत दिया था। लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी दी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी है। इट कम्स टू रेस्ट मतलब v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस एट 20 मीटर मतलब s इज इक्वल टू 20 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड। निकाल कर देखें। मैंने भाई जानबूझकर ये 20 लिया है क्योंकि ये 20 है, ठीक है। ये 20 ऑफिशियल साइट पर भी 20 है, वो गलती से हो गया। आप सुनो मेरी बात, वो सब छोड़ो। f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। भाई इधर को मास दे रखा है 20, तू a फाइंड कर। a कैसे फाइंड करेगा, a कैसे फाइंड करेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 0 है, u 10 का स्क्वायर 100 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। a को इधर लिख दिया मैंने, नहीं तो तुम बोलो क्या कर दिया सर, घबरा गए हम तो। 10/4 इज इक्वल टू a। अब a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भैया आप इसको 2.5 क्यों नहीं लिखते हो, मैं बताऊं क्यों नहीं लिखता हूं। क्योंकि मैं कर करके मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को पता है कि हर बार यूपीएससी आखिरी में जाकर कैंसल आउट करवा देती है, हर बार। तुम नहीं मानो, करवा के बताऊं आपको, आप नहीं मानो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिख लेना, हो जाएगा।
अब ये 20 है, इसको डालो आप यहाँ, ये 20 आपने मल्टीप्लाई करा, -5/2 कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10, क्या आंसर आया? -50 न्यूटन आया। बोला था कि नहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझो भाई, ये आ गया D। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार पढ़ने में, कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं आज, मतलब थोड़ा लग रहा है ना कि हमारा भी अस्तित्व है इस दुनिया में। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये स्लाइड्स के ऊपर मेहनत नहीं करी है यार। ठीक है, तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो यार, सही में, ऑनेस्टली। तुम लोग सोचते हो यार कभी आप गालियां देना चालू कर देते हो, और कभी आपको मतलब इतना प्यार आ जाता है कि अंदर से बढ़िया बच्चे हो यार। डिफेंस एस्पिरेंट्स आर ऑल गुड, माई हार्ट फॉर देम, सारे के मतलब मज़ा आता है भाई इंटरेक्ट करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं सेशन ले कितने बढ़िया रिस्पॉन्सेज मिले। कल मैं बच्चों से पूछा, येस्टरडे आई वाज टेकिंग सेशन ऑन गूगल मीट, मैंने पूछा तुम लोग रोज़ क्यों आ जाते हो सेशन लेने, मतलब क्या तुम्हारे को क्या ऐसा होता है कि व्हाट मेक्स यू अटेंड द सेशन रेगुलरली। इतने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्सेज दे रहे थे, सर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, सर आखिरी अटेम्प्ट है, सर अब लास्ट अभी तक तो पढ़ा नहीं, तो आखिरी में पढ़ लें तो रिग्रेट ना हो, कह रहे मतलब कहने को मिल जाए कि मेहनत करी थी। कोई नहीं, चलो। द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन इट्स मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को बोलते हैं भाई, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पल्स बट चेंज इन इट्स मोमेंटम। इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, फोर्स लगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मगर उसमें चेंज आ रहा है तो मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब पता क्या है? इन लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक याद है ना, उरी स्ट्राइक याद होगी, उरी स्ट्राइक। ठीक है, उरी स्ट्राइक याद होना चाहिए। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करा था। ठीक है, उसके बाद मेजर वी एन वी लाइक, क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है। ठीक है, बस दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन आर्मी एवरी एक्शन नॉट इक्वल बट डबल और ट्रिपल रिएक्शन। आप बस छेड़ दो हमको। ठीक है, you just mock us, will show you how the game is being played, how the war is being fought। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है पता? सिर्फ इतना ही नहीं है, आप लोग बस इतना पढ़ के चले जाते हो, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो बस इंट्रो था। पता, दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब इधर से इधर है तो फिर दूसरा इधर से इधर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है मगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इंडिया ने मतलब पाकिस्तान क्या बोलना भाई, ठीक है ना, ये इन लोगों ने, ठीक है, पेट एनिमल्स ने हमारे ऊपर अटैक करा। ठीक है, अपन लोगों ने उठाकर उनके ऊपर कर, मतलब एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं हुआ, अलग अलग जगह हुआ। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। एग्जाम्पल, वॉकिंग, स्विमिंग, बर्ड्स फ्लाइंग, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। भाई आप चल रहे हो, आप जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जमीन ने आपके ऊपर लगा दिया आगे बढ़ के। आपने हाथ से ऐसे स्विमिंग करके पानी को पीछे करा, पानी ने आपको आगे कर दिया। पक्षी उड़ रहे हैं, फेदर से पीछे करा, फेदर ने आगे कर दी। गन की रिकॉइल वेलोसिटी, गन आगे चली, वो बुलेट आगे गई, अब गन को पीछे मूव होना पड़ेगा। देखो, यस, टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट दीज फोर्सेस में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे मगर इनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि मास सेम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? समझो भाई, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये गन है, ये पिस्टल है। ठीक है, इस पिस्टल में से ये बुलेट निकली। ठीक है, ये बुलेट निकली, अब ये जो पिस्टल है ये पीछे मूव करेगी। आप एक बात बताओ, पिस्टल का मास ज़्यादा है
और बुलेट का मास कम है। अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, और क्या पढ़ा था, F अपॉन m इज इक्वल टू a। जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, तो इसका एक्सेलरेशन कम, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। यही बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन सेम नहीं है, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है प्यारी सी हैंड राइटिंग। ठीक है, आगे बढ़े, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं। मेसी की बॉल आ गई भाई, ठीक है, मेसी की बॉल आ गई, अब मज़ा आने वाला है। ठीक है, बच्चे लौंडे लोग खुश। ठीक है, अब सुनो क्या होगा यहाँ पर। एफ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता क्या है, ये दो ये बॉल इधर आई और ये बॉल इधर आई, ये दोनों बॉल टकराएंगी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट कोलाइडेड। ये वाली इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वही फोर्स इसके ऊपर लगाएगी, बट एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो एफ है दिस इज गोइंग टू दूसरा एफ मगर इन माइनस, समझ रहे हो। और आप सभी को पता है एफ क्या होता है, m इंटू ए, यहां पर भी माइनस m इंटू ए, आप सभी को यह चीज पता है। इसको 1 कर लें, m1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यहां माइनस m, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां भी v माइनस यू अपॉन टी। ये 1 करा तो यहां एक तरफ 1 वाले कर दो, दूसरे तरफ 2 वाले कर दो। टी से टी कैंसिल क्योंकि सेम टाइम के लिए होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना जरा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। कुछ मत करो, जब इसको यहां ले जाओगे और इसको यहां लेकर जाओगे, फाइनल पता क्या बनेगा मेरे भाई। ठीक है, सुनो, m1 u1 प्लस m2 u2, इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम। दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज फाइनल मोमेंटम। समझे, ठीक है, मजा आया। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक है समय कम है, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर मेरे को पता है अभी भी यदि मैं एकदम ऐसे नर्सरी से लेकर जाऊंगा ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्या क्या होता है ना, ये नहीं। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, किड्स लिखते हैं अपन, रुको यहां पर जरा एक बढ़िया बात लिखता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, किड्स प्ले स्कूल, लेजेंड्स आंगनवाड़ी ठीक है, आंगनवाड़ी भाई बहुत सही जगह रहती है यार, ये खाना भी मिलता है प्ले स्कूल में, तो खाना भी मिलता है। प्ले स्कूल में कोई तुमको खाना तक नहीं देगा भाई, यहाँ खाना देते हैं। मजा तुम लोग सोचते होगे सर आप मतलब स्टैंडर्ड की एकदम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन, अब सुनो भाई सुनो, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, सिर्फ ये नहीं बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। अलग भाषा में पूछ लिया तो फिर क्या कर लोगे, पूछ लिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, consider the following statement that are associated with law of conservation of moment. Total momentum of a system remains conserved if no external force act on a system. अब भाई तू अलग से यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देगा ना तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। इन अन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल मोमेंटम है 2 और मोर बॉडीज का जो एक दूसरे के ऊपर लग रहा है, इट रिमेन्स कांस्टेंट जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। समझ रहे हो, एक है मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी नहीं होता है ये, और ये चीज बेस्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तभी तो निकाला यहां से, आप खुद देखो ये है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये सवाल आ गया तो बाकी के तो सोचेंगे ये कहां से आ गया, आपको तो पता है ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये पूरा करेक्ट,
कुछ भी नहीं है इसके बाहर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। क्या है भाई, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम है ना, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं ना जिसके बाद आप बढ़िया सा आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक गाने लगो, एकदम आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, सिखाऊं? बिल्कुल सर, आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा। सुनो मेरी बात, कभी भी भाई रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है पहले, है ना, कंसेप्ट समझ तू, है ना, कंसेप्ट समझ भाई। एक बात बता, है ना, मैं दीदी लोगों को भी भाई बोलता हूँ, ठीक है, आप ज़्यादा वो मत सोचना, नहीं तो आप बोलो भाई भाई बोल रहे हो सर। ये बुलेट यहाँ गई, है ना, और पिस्टल पीछे मूव होगी, तो बाद में मूव होगी ना भाई, बाद में, समझ रहे हो, बाद में मूव होगी। तो 1 जैसे बुलेट का जिक्र पहले है, तो 1 फॉर बुलेट एंड 2 फॉर पिस्टल। समझो, ठीक है। M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब इनिशियल तो होगी नहीं रिकॉइल, क्योंकि बाद में पीछे गई, फाइनली होगी। अब फाइनल है तो कौन सी होगी, आपने भी जो ली है, जो भी लेना हो आपको, 1 2 कुछ भी अपने हिसाब से। रिकॉइल पिस्टल की होती तो 2 वाली होगी, मतलब ये होगी। अब मेरी बात सुनो, ये होगी ना, तो उसके ऑपोजिट वाली जो चीजें हैं ना उनको जीरो लो, उन दोनों वेलोसिटी को जीरो लो। ये ट्रिक है, ठीक है, दिस इज द ट्रिक। इनिशियल को ले लो जीरो, इसको जीरो लो, इसको जीरो लो, तो ये साइड पूरी जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 0 M1V1 प्लस M2 और ये V2 जो कि आपको फाइंड करना है, पूरा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का M1V1 अपॉन M2। चाहो तो सीधे रटना हो तो रट लो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया ना, जो कंसेप्ट था वो तो भाई अपना क्लियर है। ठीक है, अब आप रटना हो तो रट लो, ये लो, ये फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा। निकालें, ट्राई करें, ट्राई क्या करना भाई, तब से कर ही रहे हैं आखिरी। अब सुनो, M1 कितना है, 20 ग्राम है, 20 अपॉन 1000 लिखो माइनस में। V1 कितना है, 150, जो भी दी है आप सीधे V1 में लिख दो आप तो। ठीक है, M2 कितना है, M2 है 2 पिस्टल, तो यहां पर क्या कर दो 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 बार, ये 3 बार, माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मजा आ रहा है, ठीक है, आंसर हो गया अपना। यार जब ऐसा आंसर आता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। क्यों मिलती है पता, सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन इंडिया एग्जाम, ठीक है, एंड दैट वाज द एनसीईआरटी क्वेश्चन। हो सकता है आगे भी पूछ ले, क्या भरोसा, सेम क्वेश्चन एज इट इज, सेम एज इट इज। ठीक है, तू कुछ मत कर, ये कर दे, 0 इज इक्वल टू M1V1 M2V2 माइनस M1V1 अपॉन M2 इज इक्वल टू V2 माइनस ऑफ M1 कितना है भाई, 10 अपॉन 1000, V1 कितना है 300 और नीचे 1, ये आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -3 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता है भाई। ये सवाल क्या है, रेलवे वैगन है, टॉप ऑफ मास M1 मूविंग विद स्पीड V1 अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक एज अ रिजल्ट ऑफ रेन। ठीक है, ऐसा वैगन है ये डब्बा ट्रेन का, बारिश की वजह से आधा भरा जाता है ये। ठीक है, बारिश की वजह से आधा फिल हो जाता है ये। ठीक है, अब आधा फिल हो गया, सो दैट मास M2 हो गया, पहले मास कितना था M1 और V1 की वेलोसिटी से चल रहा था, मगर बाद में मास M2 हो गया, अब वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्यों, ये भरा। ठीक है, टेकिंग द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली, मतलब बारिश कैसी हो रही है, ऐसी तो ही होगी भाई, आड़ी तोड़ना होगी। ठीक है,
स्टेशनरी इनसाइड अ वैगन, रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी ऐसा सवाल आया ना भाई, ये सवाल पता काय के ऊपर बेस्ड रहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है, जिसमें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 के बराबर आता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। देखते से ही कभी भी ऐसा सवाल आए ना, समझ जाना कि ऐसे ही होगा, देखते से ही। ये आधा भरा गया, तू एक बात बता, ये तूने आधा भर दिया, ठीक है। अब ये पानी, एक बात बता, पानी आधा भर गया, अब जब आधा भरा तो मास बढ़ गया तो वेलोसिटी कम होगी भाई, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज कम हो गई ना, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पहले ऐसा था कि A/B था, पहले अब तेरा A/B था, अब मैंने बोल दिया A×B था, पहले A×B था, अब मैंने बोल दिया A बढ़ा और B कम हुआ, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 2A हुआ और B/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बात तो वही हुई ना, समझे। हर एक चीज का रीजन आउट करवा रहा हूं, है ना, हर एक चीज का रीजन आउट, एक बहाना भी नहीं छोड़ूंगा आपको कि आप गलती से ये बोल दो, इससे बेहतर कुछ हो सकता है मैकेनिक्स में, ठीक है। देख लो भाई, कुछ मैं लेता हूं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, भाई एक छोरी है जिसका मास है 40 kg, ठीक है, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, कूदती है ये 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू स्टेशनरी कार्ट, एक कार्ट के ऊपर, ठीक है। मास ऑफ कार्ट, भाई कार्ट का मास कितना है, कार्ट का मास है 3 kg, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी जैसे ही वो कार्ट मूव करने लगेगी। कभी भी ऐसा सवाल आए ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, ये कार्ट स्टेशनरी में है, अब बहन आई और इसके ऊपर आकर कूद गई, अब ये कार्ट मूव करेगा और उसी के साथ ये दीदी भी मूव करेंगी, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, है ना। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार के दिमाग में V कॉमन आ गया होगा। कैसे कैसे, लेट मी शो यू। M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। जब मेरे बेटे V1 और V2 सेम है तो इनको V लेट कर, इनको V लेट कर, ठीक है। M1 तेरा 40 दिया है, U1 तेरे को 5 दिया है, M2 तेरे को 3 दिया है, और स्टेशनरी था, ये जो था ना स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना कार्ट की। अब क्या V है, इसको M1 कितना 40, इसको V कर ले, और M2 को ये 3 है, इसको V कर ले, इधर से V कॉमन ले, ये कितना हो जाएगा 43V, ये कितना हो जाएगा 200, V कितना जाएगा 200/43 मीटर पर सेकेंड। बस एक कंसेप्ट मैं बोल रहा हूं ना, एक है कंसेप्ट, एक है अप्रोच, और इनसे बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है बस, ठीक है। कंसेप्ट अप्रोच में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी आना चाहिए, जैसे मैं धीरे धीरे करके एक एक लाइन करके समझा रहा हूं वैसे, ठीक है। बस हो गया, सवाल खत्म, ठीक है। ये वाला सवाल पूरा तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बस कंसेप्ट सिखाना है मेरे को। दो हॉकी प्लेयर हैं ऑफ ऑपोजिट टीम व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। एक बंदा ये है भाई और एक बंदा ये है, हॉकी बॉल के चक्कर में, हाँ, लड़की के चक्कर में नहीं भाई, है ना, हॉकी बॉल के चक्कर में दोनों की लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं हुई, टकरा गए, टकरा गए क्या क्या बोलना पड़ जाता है यार तुमको सेशन में एंटरटेन कराने के लिए, ठीक है। चलो, हॉकी बॉल है भाई बीच में, ठीक है। अब 1A ये बंदे का मास है 60, ठीक है, एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। U1 कितना 5 मीटर पर सेकेंड के साथ ये बंदा मूव कर रहा था, ठीक है। वाइल अदर हैज मास 55 kg, मतलब इसका कितना है 55 kg, एंड वाज मूविंग फास्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कितना 6 मीटर पर सेकेंड। मगर सुन, अब सुन, मजाक की जगह मजाक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। टुवर्ड्स फर्स्ट प्लेयर क्या लिखा है, दिस इज वाज द गेम चेंजिंग, ठीक है। ये मतलब पूरे क्वेश्चन को टर्न कर दिया बस ने,
टुवर्ड्स, मतलब ऑपोजिट, कभी भी फिजिक्स में ऐसा दिखे एक दूसरे की तरफ आते हुए, समझ जाना दूसरा नेगेटिव, बात खत्म। whenever you see anything in the opposite direction, you know, one of its velocity is gonna be negative, तो यहां पर तू उठाकर कर दे नेगेटिव, है ना। ये टर्निंग पॉइंट था, समझने वाला समझ गया। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी ये जाएंगे। अब भाई, अब जब ये अलग होंगे ना, तो वही कार्ट वाला है, जैसे कार्ट में सेम उससे मूव कर रहे थे, वैसे ही इनका वी सेम हो जाए, बात खत्म। वी कॉमन ले लो, है ना। ये भी एक एग्जांपल मैंने बता दिया, इसके बाहर और क्या ही पूछेगा भाई। m1, है ना, यहां पर v कॉमन ले लेगा तू, क्योंकि v सेम है, m1 प्लस m2। तेरे को ये v फाइंड करना है, तेरे को इसकी वैल्यू पता है, 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 निकाल दे भाई आंसर। ठीक है, बस डिकोड करने वाला क्या चीज था, ये जो बताना था अपन ने बता दिया। ठीक है, an object of mass 1 kg is traveling in a straight line with a velocity of 10 mass given है 1 kg। ठीक है, u1 कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg, एक दूसरा जिसका मास कितना है 5 kg, then they move off together in the same straight line। ठीक है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, पहले और बाद में अपने को बताना है क्या होगा। पहले टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। अब सुनो मेरी बात, यदि मैं ये सवाल बनाता ना, यदि थोड़ा सा करता, तो मैं पता क्या लिखता, फाइंड टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो बच्चे लोग पता क्या बोलते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, बच्चे लोग का दिमाग चल जाता m1v1 प्लस m2v2 फाइंड करना है। अब इसके लिए हमको v1 फाइंड करना पड़ेगा और v2 फाइंड, ये उनके दिमाग में, और वो सवाल छोड़ देते। तेरे को ये बात पता है कि नहीं, ये काय के बराबर होता है, m1u1 प्लस m2v2 के बराबर। अबे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो तू क्यों दो फाइंड करेगा, ये फाइंड करना, ये फाइंड कर। ठीक है, m1 कितना है 1, u1 कितना है 10, प्लस m2 कितना है 5। ठीक है, और क्या बोल रहा है, टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्टेशनरी मतलब दूसरा वाला काय में, दूसरा वाला 0 है, तो ये 0 हो गया। ये कितना आ गया 10, ये आ गया 10, क्या आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इनिशियल है, और इनिशियल ही फाइनल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यही तो ऊपर लॉ पड़ा, खत्म। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड की वेलोसिटी फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करेगा, ये 10 आ गया, v कॉमन ले ले, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 6, 10/6 इज इक्वल टू, खत्म, खत्म, बस सब सिखा रखा है सब। भाई ऐसे ऐसे सवाल लाकर सेट करा है ना कंटेंट, ये सवाल फिर ये सवाल फिर, मतलब बैच में तो ऐसे भी कराया था मैंने कि एनसीईआरटी वाला अलग करवा दिया, ये वाला अलग, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग। ये एकदम एक्सेप्शनली डिजाइन कंटेंट है, क्योंकि आपको मिक्सचर मिल रहा है सारी चीजों का और सब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं वेट के ऊपर, वेट क्या होता है, ठीक है, वजन क्या होता है भाई। ठीक है, आते हैं वेट। ठीक है, वेट के ऊपर बात करते हैं, वेट नहीं, हम वेइंग मशीन के ऊपर बात करेंगे। सुनो मेरी भाई, ये जो वेइंग मशीन है ना, आप इसके ऊपर खड़े हुए, ठीक है, आप खड़े हो वेइंग मशीन के ऊपर। भाई मैं तुमको बताऊं, पता अभी फीवर हुआ था ना, 6 किलो वजन कम हुआ है मेरा, 6 से 7। सोचो कितना ज्यादा वीकनेस आ गई होगी। अभी टाइफाइड जो अभी हुआ है, वो रिकवर करते हुए आपके सेशन ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, नहीं चाहिए अप्रिसिएशन आपको। आप गालियां दोगे तब भी हम सेशन डालेंगे, हमारा काम है क्योंकि। ठीक है, हम नहीं करेंगे, कोई और करके चला जाएगा। ठीक है, बट दे वोंट बी द एक्सेप्शन, फर्क है ना। चलो, ये बंदे भाई, ये पर्सन अब पढ़ाई, ठीक है,
ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये नीचे लगाएगा फोर्स, दैट वुड बी mg, वेइंग मशीन ऊपर इसको देगी r, जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन, या n, है ना, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये होगा एक्चुअल फोर्स। समझे? इन दोनों के बीच का बैलेंस क्या होगा? क्या होगा? बैलेंस, नेट फोर्स। बस अभी इतना, काम शांति, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, एक एक्चुअल वेट, एक एपरेंट वेट, ऊपर वाला एपरेंट, नीचे एक्चुअल वेट, ठीक है। अब सुनो, वेइंग मशीन जो है ना, वेइंग मशीन हमेशा एपरेंट वेट शो करती है। वेइंग मशीन ऑलवेज शो एपरेंट वेट, ठीक है, मगर हमारे नॉर्मल केस में एपरेंट वेट ही एक्चुअल वेट के बराबर होता है, ठीक है। यदि कोई आपसे, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वेट पूछे, आपने बोल दिया 68, तो वही आपका एक्चुअल है, वही आपका एपरेंट है। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मल कंडीशन में उसको मेजर करा है। विंग मशीन एपरेंट बताती है, ठीक है, एपरेंट बताती है, मगर एपरेंट उसके केस में एक्चुअल के बराबर, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है सर? अब आ गए लिफ्ट में, ठीक है, अब समझना, अब दम है तो अब समझो कंसेप्ट, ठीक है। नाउ जेंटलमैन कम टू द कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर असली एजुकेटर, देखो असली एजुकेटर की पहचान होती है पीवाई की और कंसेप्ट के टाइम पर जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट, है ना, और असली एस्पिरेंट की भी पहचान वही होती है ना। हमारा पढ़ाने से और तुम कितना पेशेंस मेंटेन कर पा रहे हो। एक बार में चीज समझ नहीं आ रही तो क्या दोबारा उसको रिपीट कर रहे हो, क्या कॉपी में लिख कर देख रहे हो, ठीक है। कंसेप्ट देखते हैं, आप सुनो मेरी बात। भाई ये लिफ्ट में यदि तुम उठाकर ले गए तुम्हारी वेइंग मशीन, तुम वेइंग मशीन लाए और तुम वो वेइंग मशीन को उठाकर तुमने यहां रख दिया, ठीक है। अब ये वेइंग मशीन रख दिया, अब आप इसके ऊपर खड़े हुए, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हुए, ये जो वेइंग मशीन नीचे रखी हुई है, ये फ्लक्चुएट करेगी जब लिफ्ट ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, इसका डेटा अपरेंट वेट स्विच करेगा। क्या क्या केस होंगे, कैसे होगा, क्या सवाल आएंगे, ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं। प्री रिक्विजिट दिमाग में क्या रखना है, आर का मतलब होता है अपरेंट वेट, याद करो जल्दी जल्दी, ठीक है। mg का मतलब होता है एक्चुअल वेट, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या होगा, नेट, नेट फोर्स, नेट फोर्स ही बोलेंगे। अब नेट फोर्स क्या होगा, एम ए हो जाएगा, फोर्स तो एम ही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू एम। पहला प्रकार का सवाल पता क्या पूछेगा, कोई एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है, पहले पूछेगा एक्चुअल ज्यादा होगा या एपरेंट। हाँ, क्या होगा, एक्चुअल ज्यादा होगा या एपरेंट, या एक्चुअल कम होगा। दूसरे केस में पूछ लेगा बताओ एपरेंट क्या है, बस ये। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, समझ में नहीं आया तो सेशन छोड़कर चले जाना, समझ में नहीं आया तो सेशन छोड़कर चले जाना, ठीक है, गारंटी। लेते हैं पहला केस, इफ द लिफ्ट इज एट स्टेशनरी। मेरे भाई सारी चीजें दिमाग में रख, ठीक है, बस तीन चीज दिमाग में रख ले, आर फॉर एपरेंट वेट, एम जी फॉर एक्चुअल वेट, और एम ए फॉर नेट फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुन, लिफ्ट तेरी स्टेशनरी पर है, यदि लिफ्ट स्टेशनरी पे है, ठीक है, तो अपन पहले क्या करें, नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, कुछ भी कर दो, एपरेंट माइनस एक्चुअल, ठीक है। नेट फोर्स होता है एम ए, एपरेंट वेट होगा आर, माइनस एक्चुअल कितना हो जाएगा, एम जी, जो कि अभी बताया था, डिनोट, ये तो बेसिक है। अब नेट निकालना है तो एक में से दो, क्या सर एक्चुअल में से एपरेंट को माइनस नहीं कर सकते, कर सकते, करते। अब मेरी बात सुन, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। एक बात मेरे को बताओ, यदि लिफ्ट स्टेशनरी पर है ना, सुनना, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, जीरो। तो ये ए क्या हो जाएगा, जीरो।
0 इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। ठीक है, इस केस में एम जी उधर जाएगा तो एम जी बराबर आर नहीं हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो लिफ्ट जब स्टेशनरी में रहेगी ना तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर। मजा आया? समझ में आया? ठीक है, रिवाइंड करके वापस से देख लेना ये ना समझ में आया। मेरे को लग रहा है आ गया। यहां पर देखो। ठीक है, अब यहां देख, दोबारा तूने क्या करा, मूविंग विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। तूने फिर से क्या लिखा, नेट फोर्स लिखा। तूने लिखा एपरेंट को माइनस कर देते हैं सर एक्चुअल से। ठीक है, नेट फोर्स एम ए है, एपरेंट आर है, माइनस एम जी। अब एक बात मेरे को बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सेम दोबारा, एम जी इज इक्वल टू आर। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऊपर नीचे हो रही है तो इस केस में। ठीक है, अब नया केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग। अब मेरी बात सुनना, मेरे को देखना ध्यान से। ठीक है, नाउ लिसन टू। कितना घंटा हो गया यार सेशन में, जरा 1 मिनट देखना। 1 घंटा 19, कोई दिक्कत नहीं भाई, खत्म तो करूंगा आज कुछ भी हो जाए। ठीक है, सुनो मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली। आपको क्या बताऊं, ये सुनो, मैं दिख रहा हूँ। अरे यही देखो, फॉर एग्जाम्पल ये अपनी लिफ्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझा रहा हूं। वो जो अपनी लिफ्ट थी ना, वो ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये रखी वेइंग मशीन। अब यदि वेइंग मशीन, ठीक है, अब ये जो लिफ्ट यदि ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है भाई, आप यदि नहीं होगे तो ये लिफ्ट अपने साथ विंग मशीन को भी ऊपर लेकर जाएगी, और आप और इसके ऊपर भाई खड़े हो गए। तो अब एक बात बताओ भाई, तू इसके ऊपर से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, विंग मशीन के ऊपर, तू क्योंकि उसके और लिफ्ट भी उसको ऊपर लेकर जा रही है। मतलब भाई, मतलब जो एक्चुअल है उससे तो फिर तेरी वेइंग मशीन ज्यादा वेट बताएगी ना, क्यों? क्योंकि वेइंग मशीन के ऊपर तो नीचे से भी फोर्स लग रहा है और ऊपर से भी लग रहा है ना, क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर जा रही है ना, समझ में आ रहा है? तो इस केस में, इस केस में, इस केस में जब हो रहा है ना, जो एपरेंट है ये ज्यादा होगा एक्चुअल से। ठीक है, एपरेंट ज्यादा होगा एक्चुअल से। तो अब यहां पर क्या लिख, नेट फोर्स लिखेगा तू, है ना, यहां पर तूने लिखा नेट फोर्स। अब यहां पर पहले क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, जो बड़ा होगा उसको लिखेगा, उसको बड़े से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो एपरेंट माइनस एक्चुअल। यहां लिख एपरेंट माइनस एक्चुअल। ठीक है, नेट फोर्स कितना है, एम ए, एपरेंट कितना है, आर, एक्चुअल कितना है, एम जी। आर कितना होगा, एम ई प्लस एम जी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया एपरेंट वेट। और एक केस ये, और अभी बता दिया था ज्यादा क्या होगा, बड़ा ये होगा एपरेंट। ठीक है, खुश? अब सुनो, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। भाई ये बात बता, सेम तेरी सेम लिफ्ट नीचे जाने लगी। ठीक है, सेम लिफ्ट ये नीचे जाने लगी। भाई एक तो तू उसके ऊपर खड़ा हो गया, तो तू फोर्स नीचे लगा रहा है, और अब लिफ्ट भी नीचे जाने लगी, तो वेइंग मशीन तो नीचे नीचे जाते जाएगी, है ना। फील कर, फॉर एग्जांपल मेरे को देख यार, ये पेन टैब है, ये पेन टैब दिख रहा है, इसके ऊपर ये वेइंग मशीन रख दी है। ठीक है, अब मैं ये पेन टैब, मतलब लिफ्ट, लिफ्ट पेन टैब है, और वेइंग मशीन ये टेप है, ये नीचे जाएगा और तुम और खड़े हो रहे हो, तो ये तो लिफ्ट तो उसको नीचे लेते जा रही है ना। मतलब लिफ्ट चाह ही नहीं रही है कि तुम्हारा एक्चुअली में वेट आए पूरा, समझ रहे हो? तो फिर तुम्हारा क्या होगा इस केस में, इस केस में भाई जो एपरेंट है वो कम शो होगा, एपरेंट इज लेस देन एक्चुअल। ठीक है, एपरेंट इज लेस देन एक्चुअल, तो यहां पर लिख। ठीक है, इस केस में नेट फोर्स जो होगा, अब एक्चुअल में से माइनस करोगे क्योंकि ये ज्यादा, एक्चुअल माइनस एपरेंट। ठीक है,
एम ए एम जी माइनस आर, आर किसके बराबर होगा, आर होगा एम जी माइनस एम ए के बराबर। ठीक है, ये आ गया। लिफ्ट इज डी एक्सेलरेटिंग अवर्ड, तुम बस डी एक्सेलरेटिंग आए ना, तब भी कौन सा केस याद रखो, ऊपर जा रही है। और ऊपर जब जा रही थी तो ये वाला केस हो रहा था, है ना, ये हो रहा था। सेम केस को लिख दो आप, सेम केस को एक बार लिखो, है ना, सेम केस, सेम ये वाला एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू आर, ये हो रहा था। मगर डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो ये ए को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, तो ये क्या कितना हो जाएगा, माइनस एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू आर, मतलब एम जी माइनस। ठीक, अब डी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में ये लिखो आर ए, सेम ये लिखो आर ए इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ई, मगर डी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, तो ये है नेगेटिव हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस माइनस प्लस एम ए, खत्म। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी केस आता है फ्री फॉल का, ठीक है, दिस इज द एंड, होल्ड योर ब्रीथ, काउंट टू 10, गाना सुना है ना आपने, बस एंड है और क्या। फ्री फॉल के केस में एक बात बताऊं, एपरेंट वेट जीरो हो जाता है, बस ये है भाई, कोई भी चीज गिर रही है एकदम एपरेंट वेट जीरो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी, भाई क्यों मैं बता रहा हूं तुमको, एम ए माइनस एम जी तूने करा आर, है ना, तो ए जी के बराबर हो गया, तो ये एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, तो आर बराबर जीरो हो जाएगा, बस ये याद रखो। ठीक है, चलो अब आते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। भाई फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स, ठीक है, दैट रेजिस्ट मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अदर, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल तू इधर कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, तो जो सरफेस है ना वो क्या करेगा, उसको इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन। या फिर कह दे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर, मतलब पास्ट ईच अदर मतलब दूसरे के एंटी पैरेलल जब मूव करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो मतलब ये एरिया जो टच हो रहा है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। फिर क्या है फ्रिक्शन, तीसरा बोल रहा है फ्रिक्शन अकर्स ऑन बोथ द सरफेसेस कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब दोनों सरफेस पर होता है जो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं ना, यहां भी होगा और यहां भी होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को जो कांटेक्ट कर रहे हैं वहां पर होगा। ठीक है, फिर आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन इट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, भाई मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, समझ में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, तुम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, कारण क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन, सब एक ही पेज में लिखा हुआ है, रफ सरफेस और इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। रफ सरफेस जो रहता है ना बीच में, ठीक है, रफ सरफेस जो आता है और उसके बीच में जो इरेगुलरिटीज रहती हैं, वो यार वो जिगजैग पाथ तुम फील करने का ट्राई करो, ये सरफेस है ना, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पाथ होगा, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है, इंटरलॉक हो जाएंगे, इसकी वजह से होता है। कारण कितने कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, है ना, भाई मल्टीपल प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। काइनेटिक दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग, ये देख लो, ठीक है, स्टैटिक आपको शायद दिख ना रहा हो, ठीक है, चलो आगे दिखाता हूं तुमको क्या होता है स्टैटिक लिमिटिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, कोई ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रक खड़ा हुआ है, आप उसमें धक्का मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, हिल नहीं रहा है ना, ट्रक छोड़ो, एक कोई सवाल आ गया, एक सवाल आया,
तुम उसको पुश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो उसको पुश करने का, मगर वो हिलने का नाम तक नहीं ले रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नो मूवमेंट इवन आफ्टर हिटिंग टू मच, ठीक है, ज्यादा हिट करने के बाद भी नहीं हो रहा। फिर आता है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है इट इज एट वर्ज, ठीक है, बॉडी वर्ज पर है, मतलब भाई एकदम पीक पर आ गया तू, है ना, इतना हिट कर रहा है, मतलब वो सवाल को इतना सॉल्व कर रहा है, इतना सॉल्व कर रहा है कि इट इज, वो जो बॉडी है ना, वो सवाल है, वो आखिरी में हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है, मतलब सवाल आखिरी मोमेंट पर रुकावट लगा रहा है कि भाई अब मैं नहीं होऊंगा, बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाया अब हो जाएगा, मतलब इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी, लिमिटिंग, अभी मूव करेगी नहीं मगर अब मूव कर जाएगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है, और इवेंचुअली इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। आपने देखा होगा स्लाइडिंग और रोलिंग में, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करता है, रोलिंग कम। आपने देखा होगा जो मतलब जो होते हैं ना बैग्स, व्हील्स वाले बैग होते हैं, ट्रॉली बैग होते हैं, उसमें मतलब रोलिंग व्हील लगे होते हैं, क्योंकि ताकि फ्रिक्शन कम हो, वो इजीली मूव हो जाए, इसलिए इसमें सबसे फ्रिक्शन कम होगा, रोल्स ओवर द सरफेस अदर, है ना, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, पता है काइनेटिक, क्योंकि यहां पर तो फ्रिक्शन कम हो गया ना, हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग के टाइम पर था, है ना, हाईएस्ट वहां पर था। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखना। ऐसा नहीं है कि तू भाई ज्यादा खूब फोर्स मारेगा तो वो ज्यादा फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कितना फोर्स दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स के ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है और अप्लाइड फोर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, नीदर इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया नॉर ऑन अप्लाइड फोर्स। तो डिपेंड काय के ऊपर करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ, दिख नहीं रहा होगा मैं दोबारा लिखता हूं, ठीक है, इट डज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, ये याद रखना। जो नेचर ऑफ सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस के बाद नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक तो नेचर ऑफ सरफेस और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, सुनना, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जब ये हटेगा तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन के बाद ये हटता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दो चीज बता रहा हूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ये तेरे को एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सुनना ध्यान से, एक ही बार में समझना, ठीक है, यहां पर नीचे फोर्स mg लगता है, आपको पता है, और ऊपर n नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ठीक है, ये बेसिक है। एडिशनली तुमने क्या करा, तुमने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, अब फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, यू नो इट वेरी वेल, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन लगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, इन सबके बीच में यहां पर एक रिजल्टेंट बनता है, ठीक है, देयर फॉर्म्स अ रिजल्टेंट इन ऑल सच फिनोमेना, ये बना रिजल्टेंट, एक रिजल्टेंट बना और नॉर्मल। अब रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ना, ये, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा भाई, ये एक इंक्लिनेशन तेरे को दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी थीटा मान ले, अल्फा मान ले, ठीक है, तूने यहां पर बॉल रखी, मिनिमम एंगल कितना दूं कि ये बॉल नीचे आ जाए, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच बॉडी स्टार्ट्स मूविंग डाउन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट। आपने कई बार देखा होगा स्लाइड्स वगैरह होती हैं स्कूल में, कई बार आप कोई स्लाइड ऐसी होती है, ठीक है, और कोई स्लाइड्स मतलब ऐसी होती हैं, यदि आप इसके ऊपर जाकर बैठ गए तो आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, मगर आप इसके ऊपर जाकर बैठ गए तो आप स्लाइड कर जाओगे, क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन इसका थोड़ा ज्यादा है। तो मिनिमम इंक्लिनेशन कितना दें उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। याद रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ये पूछ सकता है, ठीक है,
और जो ऊपर वाली ये जो चीज थी ना, ये मैंने बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊं, कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो ये important, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं यार। एक बात मैं आपको बताऊं, ये देखो ये सेशन ना 1.5 घंटे का तो वैसे ही हो गया है। एक काम करते हैं, ये जो वर्क एनर्जी पावर है ना, ये बढ़िया जो है एवेंजर वाली अपनी सीरीज है, इसको अपन करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, एक सेशन एक्स्ट्रा ले लूंगा मैं, जल्दी से सेशन अटेंड कर आपको भेज दूंगा, चिंता मत करो, मगर कर लेंगे, ठीक है, जल्दी सेशन आ जाएगा। सब प्रिपेयर्ड ही है, स्लाइड वगैरह प्रिपेयर्ड है, बस रिकॉर्ड करना है, और क्या, मैं कर लूंगा कभी भी, है ना। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं शांति के साथ यार, करना है तो जल्दबाजी में मैं अभी भी कर दूंगा, मेरे को 20 मिनट लगेगा, मैं हटा के कर, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज आई हैव नॉट बीन कॉम्प्रोमाइजिंग राइट फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। ठीक है, इनिशियली आप यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स का कंटेंट देखोगे ना, इट इज द टॉप नॉच, ठीक है, टॉप नॉच कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। So here you can see in this particular question, one block of 2 kg mass is placed on another block of 3 kg mass. एक ब्लॉक है ये, ठीक है, 2 किलो का, ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा है 3 kg के ऊपर, ठीक है, ये 2 kg का है, और नीचे वाला है ये 3 kg का है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक इज 0.2। तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने कहां पढ़ा था? आप सबसे पहले वो वाली चीज लिखो यहाँ पर, F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो ये चीज आपको कितनी दे रखी है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.2, आपको 0.2 दे रखी है। The bottom block is pulled with a horizontal force F such that both the block move together without slipping। मतलब तूने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो दोनों के दोनों फोर्स इस तरीके से मूव हुए कि स्लिप नहीं हुए, मतलब ये नीचे नहीं गया। एक्सेलरेशन ड्यू, तेरे को हिंट के तौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दे दी उसने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कहीं ना कहीं इट इज टू बी यूज्ड, ये कहीं ना कहीं यूज्ड होने वाली है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो तुमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ये चीज। तो आपको एन पता होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन तो एम इंटू जी के बराबर होगी ना, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होगी। मैंने बताया था ना, दोनों ही, जितना फोर्स आप वेइंग मशीन के ऊपर लगाओगे, वेइंग मशीन उतना ही आपके ऊपर है, एन इज इक्वल टू एम जी, ये होता है। ये बेसिक तो आपको पता है, यू दिस बेसिक यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब कुछ मत करो, आप एन फाइंड कर लो, यू नो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन इज इक्वल टू, अब मास कौन सा लोगे भाई? जो दोनों के कांटेक्ट में है, कॉमन वाला, और कॉमन वाला कौन सा है? 2 kg वाला, कॉमन वाला 2 kg वाला, ये 2 मल्टीप्लाई है, और ग्रेविटी कितना है? 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब ये 20 वहां रख दो, मल्टीप्लाई बाय 20, ये हटा, ये 10, ये 2, और यहां पर आ जाएगा 4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझे? सीखने लायक चीज क्या थी? तीन, तीन चीजें सीखने लायक थी, बताऊं क्या? आपको कंक्लूजन भी देता हूं मैं सवाल में कि आपको याद क्या रखना है। सीखने लायक तीन चीज ये थी, पहली ये, ठीक है, कि एन यदि आपको गिवन है तो आप उसको एम जी के बराबर रखो, ठीक है। दूसरी चीज सीखने लायक ये थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन दिया तो समझ जाओ कि इंप्लीकेशन का होगा, इंप्लीमेंटेशन कौन से कंसेप्ट का होगा। तीसरी और आखिरी चीज सीखने लायक ये थी कि यहां पर एम कौन सा लोगे आप? एम लोगे ऊपर वाला जो कि दोनों के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। आप सुनो ये वाला क्वेश्चन, आखिरी सवाल है भाई, ठीक है। कई लोग ये वाले सवाल को छुड़वा देते हैं, मगर मेरा मन नहीं करता, सही बताओ, ठीक है, करवा दो यार, करके चले जाओ, क्या भरोसा रिपीट हो जाए। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस करता क्या है पहले तो ये बताओ, ठीक है, लिख लो पहली बात तो, है ना, यही पूछ ले, जनरल एबिलिटी है। स्प्रिंग बैलेंस का काम है, इट मेजर दी वेट, ठीक है, वेट मेजर करने का काम करता है स्प्रिंग बैलेंस। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेट को मेजर करता है, पहली बात तो। दो स्प्रिंग बैलेंस है, S1 और S2, कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर एंड हेल्ड वर्टिकली। भाई एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, और एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, और वर्टिकली कनेक्टेड है। एक मास तुमने हैंग करके रखा है S2 पर, यहां पर तुमने 10 किलो का मास यहां पर हैंग कर दिया, ठीक है। इफ द रीडिंग ऑन S1 एंड S2 आर W1 एंड W2, कितनी? W1 और W2 यहां पर रीडिंग। अब वो बता रहा है कि W1 में कितना शो करेगा और W2 में कितना शो करेगा। तो एक चीज याद रखना, सुन लो, if two identical spring balance S1 or S2 are connected one after the other held vertically with a mass 10 kg hanging from S2, then the reading on S1 and S2 should be equal। यदि ऐसा सीन कभी भी होता है ना, तो S1 और S2 की जो रीडिंग है यहां पर, वो दोनों इक्वल रहेंगी। यहां पर X है तो यहां पर भी X रहेगी, और रीडिंग रहेगी कितनी? जितना नीचे 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अब सुनो ऐसा क्यों है। दिस इज बिकॉज स्प्रिंग बैलेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पर स्प्रिंग बैलेंस सीरीज में कनेक्टेड है एंड द टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग इज द सेम थ्रू आउट। अब यहां पर जो टेंशन आएगी है ना, सीरीज में जो टेंशन आती है वो सेम होती है, ये चीज याद रखना, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। आपने देखा ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है सीरीज में, ये यहां पर नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वेन एवर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, द टेंशन इन द स्प्रिंग इज कांस्टेंट। टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो यहाँ पर वेट है वही ऊपर वाले के ऊपर रहेगा। तो जो फोर्स मेजर करते हो ना दोनों स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, वो सेम होगा। अब आप बोलोगे सर फोर्स कैसे वेट मेजर करते हैं? अरे वेट इज आल्सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, ठीक है। W1 शुड बी इक्वल टू W2, ठीक है, W1 शुड बी इक्वल टू W2। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो जेंटलमैन दिस इज द एंड। आप बताना जरा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अपना कंटेंट तो पूरा तैयार है, ग्रेविटी भी तैयार है, ठीक है, ग्रेविटी भी सब तैयार है, बस रिकॉर्ड करके आपको देना है। तो अब तो आपको अश्योरिटी मिल गई होगी कि नेक्स्ट सेशन आने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी मैं आपको डाल दूंगा। सो जेंटलमैन बहुत मेहनत करिए कंटेंट के ऊपर, है ना, आपने मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप यू रियली टेक द वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सेशन, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त लोग, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, बताओ उनको कि ऐसा कंटेंट भी पॉसिबल है, फिजिक्स इज ऑल्सो ईजी, ठीक है। तो thanks for watching, thanks for maintaining the pace patience. If you have been watching this session up to the end so far, you have won a battle, you have won a war, you're eligible, yeah, you have that dedication, you have that patience. So thank you very much. Jai Hind.